जय हिंद एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है। हमको सेंट्रल डोग्मा बताता है कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो पहले ट्रांसक्राइब होती है आरएनए में, क्योंकि पूरे डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स हैं, एक साथ सब नहीं हो सकते। तो जो भी फंक्शन रिक्वायर्ड है सेल को, उस तरह के जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होते हैं। बहुत तरह के आरएनए होते हैं और इन सब आरएनए को जब हम एक साथ मिला के अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। बेसिकली ये एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है ना। तो उसमें अगेन देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो जो भी मॉलिक्यूल या मोनोमर आएगा वो जुड़ने के लिए आएगा तो वो हाई एनर्जी फॉर्म में आएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा। और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के केस में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म आएंगे। फिर प्रोसेस है न्यूक्लिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। कौन सा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लिएशन स्टार्ट करेगा। देन कम टू एंजाइम, ठीक है। वहाँ तो एक पूरी मशीनरी थी ट्रांसलेशन में, राइबोसोम। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में जो सारे तरह के आरएनए बनाता है, चाहे वो ट्रांसफर आरएनए हो, आई आरएनए हो, कोई भी आरएनए हो, एम आरएनए हो, टी आरएनए हो, सारे आरएनए केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया मशीनरी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग फंडामेंटल बात करते हैं कि किसी भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है आपका टर्मिनेशन। कैसे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, तो आइए सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, ये डीएनए है आपका, ठीक है। हम जानते हैं जितने भी यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस डीएनए पे बहुत सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हम जीन कहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन का कोई भी जीन हो इस प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस जो होता है वो एक एंजाइम के द्वारा कराया जाता है, ठीक है ना। ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ये एक डीएनए टेम्पलेट को यूज करेगा और उस डीएनए टेम्पलेट में से, है ना, इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए में, है ना। मतलब डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया है उसको एक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज किया जाता है जो कि डीएनए डिपेंडेंट है। अब ये एंजाइम क्या है, तो इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी जीन हो, है ना, कोई भी ट्रांसफर आरएनए हो, सबका सबका ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। एक ही डीएनए पॉलीमरेज है, वो चाहे जितने चाहे एम आरएनए हो, टी आरएनए हो, आर आरएनए हो, सबकी सिंथेसिस कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, सिंपली। अब इस आरएनए पॉलीमरेज में देखिए एक तो ये है कोर यूनिट, इसको बोलते हैं कोर ऑफ एंजाइम, है ना। कोर ऑफ एंजाइम, इसमें क्या है, कितने प्रोटीन्स हैं, देखिए दो अल्फा प्रोटीन्स हैं, एक बीटा है और एक बीटा प्राइम है और एक ओमेगा है। तो ये 5 प्रोटीन्स हैं जो मिलके कोर एंजाइम का निर्माण करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज का। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, स्पेसिफिसिटी फैक्टर है सिग्मा। ये इनिशिएटर भी है, क्या है, इनिशिएटर, ठीक है। जिस जीन को भी ट्रांसक्राइब करना होगा उसके इनिशियल में जाके ये फैक्टर बैठ जाएगा। जैसे हमने बताया आपको कि हीट शॉक प्रोटीन है, तो उसके एक्सप्रेशन के लिए एक अलग सिग्मा फैक्टर होगा, ठीक है। और वो जाके सपोज करिए ये एचएसपी जीन है तो वहां पे बैठ जाएगा और इसके बाद कोर एंजाइम को रिक्रूट करेगा, है ना। तो एचएसपी का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हर कंडीशन के लिए, जैसे सिग्मा 70 है, सिग्मा 70 है जनरल ये इनिशिएटर है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो भी नॉर्मली रिक्वायर्ड है जीन के एक्सप्रेशन, उसके केस में ये इनिशिएटर का काम करेगा और जाकर के किससे बाइंड करेगा, कोर एंजाइम को, और उसको रिक्रूट करेगा कि जिस भी जीन का एक्सप्रेशन होना है। तो हम लोगों ने दो चीजें देख ली, एक तो एंजाइम है जो कोर एंजाइम है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास वो है स्पेसिफिसिटी फैक्टर या इसी को
इनिशिएटर भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप के जीन के एक्सप्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन जीन स्पेसिफिकली एक्सप्रेस होगा, इसीलिए इसको स्पेसिफिसिटी फैक्टर कहते हैं। और हम जानते हैं किसी भी पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स होते हैं, तो यहाँ मोनोमर्स कौन है, न्यूक्लियोटाइड। कौन है भाई, न्यूक्लियोटाइड, है ना। वो हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, एक्टिवेटेड या चार्ज्ड फॉर्म में आते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ सारे न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे सीटीपी नहीं होता, यहाँ सीटीपी जगह क्या होता है, यूटीपी होता है ना। तो ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन तो रहेगा, लेकिन थाइमिन नहीं रहेगा। थाइमिन की जगह कौन होगा, यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड सभी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आते हैं, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पॉलीमराइजेशन होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, और उस एंट्रोपी बैरियर को क्रॉस करने के लिए वो क्या चाहिए हमको, जितने भी मोनोमर्स हैं वो चार्ज्ड फॉर्म में आने चाहिए। तो ठीक है, अब कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं भाई। वो ये है कि कोई जीन है, सपोज के लिए HSP है या कोई भी जीन है, तो उसके कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से जाके RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा या सिग्मा फैक्टर इंटरैक्ट करेगा, और वहां से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इनिशिएशन कहाँ से होगा, तो क्या जो है दो जीन्स हैं, जैसे मान लीजिए HSP है, यहाँ ग्लूकोकाइनेज के लिए जीन है, ग्लूकोकाइनेज है, तो इसके बीच में क्या कोई सेपरेशन होता है, इसकी स्टार्ट साइट क्या होती है, कहाँ पे जाके RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर इंटरैक्ट करेंगे। तो पहली चीज तो ये होती है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ बाइंड करेंगे, क्या उसके पहले कुछ सीक्वेंस होते हैं, है ना। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, DNA में भाई दो स्ट्रैंड होते हैं, कितने स्ट्रैंड होते हैं, दो, है ना, डबल हेलिक्स होता है ना। तो उसमें से कौन सा स्ट्रैंड चूज करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया। वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करेंगे, और कौन सा स्ट्रैंड इसमें से चूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम एक रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो जीन के पहले, जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जहां से एक्चुअल ट्रांसफर RNA का फॉर्मेशन होगा, उस साइट्स के पहले कुछ सीक्वेंस होते हैं, उन सीक्वेंसेस के बारे में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड यूज करेगा RNA। एक जीन है HSP, हीट शॉक प्रोटीन का, ठीक है ना, उसका mRNA बनना है, तो उसका स्टार्ट, उसका एक्चुअल mRNA कहाँ से बनना हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है भाई, स्टार्ट हो रहा है mRNA का बनना इस पोजीशन से, ठीक है ना। ये DNA, इसके दो स्ट्रैंड है ना। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा स्ट्रैंड इसमें से RNA पॉलीमरेज चूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट साइट है, लेकिन RNA पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करेगा, इधर, इससे पहले। तो जहाँ स्टार्ट साइट होता है उसको हम बोलते हैं 0, और इसके आगे जब हम न्यूक्लियोटाइड में बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं प्लस या डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन जब इससे पहले के सीक्वेंस को आप देखेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाया कि एक सीक्वेंस है जो -10 पे है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो लगभग कंजर्व है ना, या कॉन्सेंसस सीक्वेंस बोलते हैं उसको। उसमें बहुत सारा चेंज नहीं होता है। अगर आप इस सीक्वेंस में मॉडिफिकेशन करते हो, इस सीक्वेंस को अगर आप मॉडिफाई करते हो, तो क्या होगा, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब इस रीजन का इंपॉर्टेंस है, यहीं से RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट इसका सीक्वेंस एक तरह के ऑर्गेनिज्म, जैसे हम प्रोकैरियोट्स में कहें तो लगभग ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस है, एक कंजर्व सीक्वेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। उसी तरह से -35 पे, -35 का क्या मतलब है, स्टार्ट साइट से -35 न्यूक्लियोटाइड, है ना, पीछे आएंगे जब आप 35 बेस पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक सीक्वेंस है TTGACA, है ना। तो इस सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस जो होते हैं -10 पे और -35 पे, ये जो है ये कंजर्व है ना, इन्हें कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं, और यही क्या काम करते हैं, प्रमोटर का काम करते हैं,
ठीक है, प्रमोटर का काम करते हैं। जैसे अगर हम जो है लैक ओपेरान की बात करें, हालांकि अभी हम लोगों ने ओपेरान की बात नहीं की है, लेकिन ओपेरान कॉन्सेप्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो लैक ओपेरान में जब आप बात करेंगे ई कोलाई के, किसके, ई कोलाई, है ना, जो बैक्टीरिया है ये बहुत स्टडीड बैक्टीरिया है। तो ई कोलाई में जब आप देखेंगे तो लैक ओपेरान में आपको -10 पे ये सीक्वेंस मिलेगा TTAACT, और जबकि -15 पे आपको ये सीक्वेंस मिलेगा। उसी तरह से टीआरपी ओपेरान में देखेंगे तो ये है और ये सीक्वेंस मिलेगा। मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जिसपे जाके स्टार्ट साइट से पहले हैं, उन्हें अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं या कॉन्सेंसस सीक्वेंस कहते हैं, जिसपे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं और इसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। तो इन सीक्वेंसेस को कहते हैं प्रमोटर। अब बात आती है भाई, दूसरा प्रश्न जो हम लोगों ने रेज किया था वो ये था कि इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन सा स्ट्रैंड जो है आरएनए पॉलीमरेज चूज करेगा? ठीक है, ठीक है, ये क्या है, डीएनए, है ना। इसमें हमने जानबूझकर यहाँ पे 2 कलर से बनाया है स्ट्रैंड को, ठीक है। एक आपका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम जानते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रैंड दिखाए गए हैं, एक है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा है नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसी पे इंफॉर्मेशन कोडेड होगी एमआरएनए के लिए, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड डीएनए का कौन यूज करेगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज। वो कौन सा स्ट्रैंड होगा, वो स्ट्रैंड होगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो किस स्ट्रैंड को यूज करेगा भाई आरएनए पॉलीमरेज, वो है हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका डायरेक्शन क्या होगा हमेशा भाई, किधर से किधर होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्यों होगा, क्योंकि जो आरएनए बन के निकलेगा वो कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो आइए एक बार सीक्वेंस के माध्यम से देख लेते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगा और जो हमारा आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो यहां पे देखिए ये एक सीक्वेंस दिया गया है जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का है। किसका है भाई, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और हम जानते हैं कि इसका यूज जो है आरएनए पॉलीमरेज नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, ठीक है, तो इसका यूज तो नहीं होगा। जो ये रेड से बनाया गया है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ देखिए सी है तो यहाँ जी है, यहाँ जी है तो यहाँ सी है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पर उनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा क्या होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये क्या है भाई, टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसी का यूज जो है कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा, है ना। किसके फॉर्मेशन के लिए, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए बहुत बार ये पूछता है कि आपको दिया रहेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना, पूछेगा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, सॉरी हाँ कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो टेम्पलेट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो उसका सीक्वेंस वही होगा जो नॉन टेम्पलेट का होगा। तो यहाँ देख लीजिए, आप मिला भी लीजिए, जैसे ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट, जो रेड से दिया गया है। अब इसका जो ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, आरएनए बन रहा है, उसका सीक्वेंस देखिए CGCTAT ऐसे करके है ना, और ये एकदम सेम है किसके, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जैसा। बस अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे एक गलती हुई है, बताइए क्या गलती हुई है भाई, बताइए। यहाँ पे जहां जहां टी है उसकी जगह क्या हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू, है ना। तो आरएनए में थाइमिन तो होता नहीं, क्या होता है, यूरेसिल होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जहां जहां थाइमिन था उसकी जगह यूरेसिल हो गया। तो ये क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। बस अंतर कहाँ आएगा, जहां टी रहेगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आरएनए में।
ठीक है, तो ये सभी लोगों को क्लियर हो गया कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या है या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट क्या है। और आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हमेशा कैसा होता है, जैसा नॉन कोडिंग नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और उस पे क्या अंतर होता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। अब बात आती है कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, कैसे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कराता है, किससे इंटरेक्ट करके, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। जब आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट को यूज करके क्या बनाना है भाई, एमआरएनए बनाना है। क्या बनाना है, एमआरएनए या कोई भी आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो टेम्पलेट को यूज करेगा। तो वहां 3 प्रोसेस होते हैं जब जो है आरएनए पॉलीमरेज इंटरैक्ट करता है किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। और जिस रीजन में जहां जो है इंटरैक्शन होना है, किसके साथ होता है इंटरैक्शन भाई, प्रमोटर के साथ। तो वहां 2 चीजें होती हैं, पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर ओपन कॉम्प्लेक्स का। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज किससे इंटरैक्ट करेगा, प्रमोटर से। प्रमोटर से इनिशियल इंटरैक्शन होगा और एक क्लोज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्लोज कॉम्प्लेक्स का यहाँ मतलब क्या है भाई, एक आपका क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड है, ये आपका टेम्पलेट है। ठीक है, ये क्या है, टेम्पलेट है, इसी को यूज करना है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाएगा, प्रमोटर से इंटरेक्ट करेगा। किससे इंटरेक्ट करेगा, प्रमोटर से। ठीक है, और जो हमने बताया आपको प्रमोटर सीक्वेंस, वो किस डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब वो किस स्ट्रैंड पे है, वो है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। किस पे है भाई, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, है ना। तो उसके साथ इंटरैक्ट करेगा ऐसे, और एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को अलग करेगा। ठीक है, अनवाउंडिंग होगी। अनवाउंडिंग होगी तो यहां क्या बनेगा, एक बबल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का और एक स्ट्रैंड ये है। तो जब यहां से क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा ना, एक टेम्पलेट है आपका और एक नॉन टेम्पलेट है या कोडिंग स्ट्रैंड। जो आपका प्रमोटर सीक्वेंस है वो किस पे है, कोडिंग स्ट्रैंड पे, है ना। ये प्रमोटर है आपका, जो हम कॉन्सेंसस सीक्वेंस की बात करें। तो और यहां से क्या होगा, ओपन होगा। तो पहले एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनेगा दोनों का, टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर। फिर क्या होगा, ओपनिंग होगी, तो यहाँ सिग्मा फैक्टर उसको छोड़ देगा। और क्या होगा, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाएगा, लगभग 15 न्यूक्लियोटाइड के अराउंड यहाँ जो है डीएनए को ऐसे सेपरेट किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, प्रमोटर से आगे बढ़ेगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। यहां से आरएनए पॉलीमरेज बढ़ेगा आगे की तरफ। ठीक है, और प्रमोटर जो रीजन है, प्रमोटर सीक्वेंस है, उसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो जब प्रमोटर सीक्वेंस को क्लियर कर लेगा तब वहां से एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। ठीक है, अब यहां से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कमिटेड हो जाता है। जैसे ही ये प्रमोटर को क्लियर करता है, आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, देर ये आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा रहेगा, टेम्पलेट से, है ना। वो डिपेंड करता है, उतने ही देर ट्रांसक्रिप्शन होगा। अगर किसी वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से हट जाता है, किससे, टेम्पलेट से, तो उसको फिर से कहां से स्टार्ट करना होगा, सिग्मा फैक्टर के साथ इंटरेक्ट होगा, उसके बाद ही फिर से ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। इस जो पॉसेसिविटी है कि कितने देर वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कौन, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहेगा, वही डिपेंड करेगा कि कितने देर ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि एक्चुअल में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसके बीच, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। पहले ये देखिए कि ये हमने डीएनए का स्ट्रैंड बनाया है, ये वाला। तो इसका ये 3 प्राइम पोजीशन है और ये 5 प्राइम पोजीशन है। ठीक है ना। तो जो डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ये कौन सा स्ट्रैंड होगा भाई, हाँ, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का थोड़ा सा सीक्वेंस देखिए, तो यहाँ क्या है, जी है, सी है, ए है, टी है, और ये क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किससे जुड़े हैं भाई, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। इसके बारे में आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है, जिससे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसके बीच में क्या बनता है,
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, या एस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया टेम्पलेट, ठीक है। और ये कौन है? ये है एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है भाई? आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज है। देखिए ये इसके अंदर 2 मैग्नीशियम आयंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो यहाँ सबस्ट्रेट 2 हैं आपके पास। एक तो ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दूसरा है जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन जो आके जुड़ रहे हैं। सपोज करिए ये स्टार्ट साइट है, यहाँ से जुड़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड आता है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा यहाँ जी से सी। जी की बाइंडिंग किससे होगी भाई? सी से, ठीक है। तो जब जी से सी का इंटरेक्शन होगा, हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो उसके द्वारा ये इंटरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के लिए आएगा तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आएगा, ठीक है। ये तो सबको पता है भाई कि यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वाइनोसिन आएगा। और इनके बीच किसका फॉर्मेशन होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा यही हमको देखना है। और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग देख लें। ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, इसमें देखिए 3 फॉस्फेट हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ये किस फॉर्म में आया भाई? CTP के फॉर्म में आया, है ना, साइटोसिन ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में। अब देखिए इसमें जो ये फॉस्फेट है, इसके इसके जो है जो फॉस्फेट है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होती है। जब तक आरएनए सिंथेसाइज होगा ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में रहेगा। और इसका इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे जब हम कैपिंग पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। और इसको कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है, वो जो है उसका जो तीनों फॉस्फेट है वो एज सच रहता है, वो एज सच इस मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा जो कि आरएनए बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है भाई? आरएनए, ठीक है। अब देखिए हमको यही देखना है कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर आरएनए पॉलीमरेज कैसे ये पता करता है कि यहाँ सी से जी की ही पेयरिंग होगी, या ए से टी की भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे यू की होगी, है ना। यूरेसिल आएगा, थाइमिन तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? कैसे ये जो है ये डिटरमाइन होगा कि यहाँ पे करेक्ट बेस पेयरिंग हो रही है? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कोई भी प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होता है। मतलब जैसे डीएनए पॉलीमरेज में होता है, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है। ट्रांसलेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज था वो प्रूफ रीडिंग करता था, ठीक है ना। कुछ हद तक राइबोसोम करता था। तो वहां पे जो है एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है, डीएनए पॉलीमरेज में है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होता आरएनए पॉलीमरेज के पास, ठीक है। अच्छा, अब आरएनए पॉलीमरेज को जब एक्शन करना होता है तो ये जो सिग्मा फैक्टर होता है, एक बार ये इसका जो है बाइंडिंग हो गया किसके साथ? टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। किससे हो गया भाई? टेम्पलेट स्ट्रैंड से। किसका? आरएनए पॉलीमरेज का। तो अब ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से चले जाएंगे, है ना। एक बार जब इंटरेक्शन हो गया तो यहाँ कौन आके जुड़ जाएगा? नस ए, है ना। ये एक, तो इसने अब अपनी कैप जो है वो चेंज कर ली। तो ये क्या है? नस ए प्रोटीन है जो यहाँ आके जुड़ गई, ठीक है। नाउ दिस एंजाइम स्टार्टेड ट्रांसक्राइबिंग, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा करेक्ट पेयरिंग होगा? तो देखिए इसका जो एक्टिव साइट है, आरएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिव साइट है भाई, उसका जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, से फॉर एग्जांपल ए के जगह यहाँ जी चला आया है जुड़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे ए से पेयरिंग किसकी होनी चाहिए? यू की, लेकिन यहाँ जी चला है, ठीक है, जीटीपी। तो इसका जो साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, दोनों के बीच जो बाइंडिंग होगी इसके बीच, उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, वो इसके एक्टिव साइट में एकोमोडेट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट बेस पेयरिंग हुई, देखिए करेक्ट बेस पेयरिंग हो गई, यहाँ पे ए था तो यहाँ क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, अब यू आ गया तो यू जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से देखिए ये इसके 3 फॉस्फेट हैं, वो किससे जुड़े हैं, 5 प्राइम से। ठीक है, और 1 प्राइम से कौन जुड़ा है, यूरेसिल बेस जुड़ा है, और ये क्या है, 3 प्राइम OH है, और ये क्या है, H है। हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस मैग्नीशियम आयन की सहायता से ये जो चार्ज होते हैं किस पे, अब देखिए यहाँ गामा फॉस्फेट है, ये बीटा है और ये अल्फा है। तो ये गामा, बीटा और अल्फा के जो फॉस्फेट पे चार्ज है उसको क्या कर लेता है, अपने ऊपर डी लोकलाइज कर लेता है ना, इसको यहाँ से पुल करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ। ठीक है, जब ये पुल करता है तो ये जो यहाँ पे 3 प्राइम OH है, ये कौन सा है, 3 प्राइम OH, इसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किस पे, अल्फा फॉस्फेट पे। किस पे होगा भाई, अल्फा फॉस्फेट पे, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ चला जाएगा, इस पे। ठीक है, ऑक्सीजन पे, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये जो गामा और बीटा है ये यहाँ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये गामा और बीटा यहाँ से अलग हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, पायरोफॉस्फेट, है ना, ये क्या बन जाएगा, PPI, पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है ये ऑक्सीजन, ये 3 प्राइम OH, और इस फॉस्फेट के बीच, ये कौन सा फॉस्फेट है भाई, अल्फा फॉस्फेट, इसके बीच कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। यही क्या है, इस बॉन्ड को अगर हम कहें तो ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। तो आपने देखा कि हमेशा जो है, अच्छा डायरेक्शन अब पूछा जाता है अक्सर कि जो नया ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका आरएनए, ये क्या बन रहा है, आरएनए, पहले यहाँ जी था तो यहाँ सी आके जुड़ा, पहला न्यूक्लियोटाइड, और यही क्या कर रहा है, न्यूक्लिएशन कर रहा है। अब इसके ऊपर आके दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखिए जी था, सी था तो यहाँ जी जुड़ा, अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ ए है तो यहाँ क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, यूटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में आएगा, यूटीपी के फॉर्म में, और यूटीपी के फॉर्म में आएगा, और इसकी करेक्ट पेयरिंग है तो आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट हो जाएगा। नाउ आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा भाई, अब इन दोनों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा, किसके बीच, इस जीएमपी है ना, मोनोफॉस्फेट अब बचा है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है, यूटीपी, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम OH का अटैक होगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप देखिए यहाँ से ये 5 प्राइम है, क्योंकि ये 3 प्राइम था डीएनए का तो यहाँ 5 प्राइम होगा। तो हमेशा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा जो आरएनए बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई हमेशा 3 प्राइम OH का अटैक होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके 5 प्राइम पे। ठीक है, तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये क्लियर हो गया सबको। ये जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन है उसका टर्मिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो है रो डिपेंडेंट और दूसरा है रो इनडिपेंडेंट, मतलब जहाँ पे ये जो रो प्रोटीन है इसकी आवश्यकता नहीं है, और दूसरा है रो डिपेंडेंट जहाँ रो प्रोटीन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो ब्लैक से दिखाया गया है ये है आपका नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और जो रेड से दिखाया गया है वो टेम्पलेट स्टैंड है। तो उसको आरएनए पॉलीमरेज कोड करके क्या बना रहा है भाई, आरएनए बना रहा है। ये क्या है, सपोज करिए mRNA है। ठीक है, तो mRNA जब इसकी सिंथेसिस हो रही है तो एक टर्मिनेशन सीक्वेंसेस आएंगे, है ना। टर्मिनेशन सीक्वेंसेस क्या बनाएंगे, यहाँ पे AU ऐसे करके रिच रीजन आएगा, ये आपस में क्या है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, क्या है भाई, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या बना देगा ये, ऐसा पिन जैसा, हेयर पिन इसको बोलते हैं, हेयर पिन स्ट्रक्चर।
तो जैसे ही इस सीक्वेंस के आगे बढ़ेगा कौन, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। ये इसके आगे जैसे ही बढ़ेगा, ये जो हेयर पिन बना है ये सेल्फ पेयरिंग है, और पेयरिंग होने की वजह से ये क्या करेगा, इसका जो है यहाँ से डिसोसिएट कर देगा, किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का क्या हो गया भाई, डिसोसिएशन हो गया, किससे, टेम्पलेट से। तो हम जानते हैं कि एक बार डिसोसिएशन हो गया मतलब टर्मिनेशन हो गया। उसके बाद अगर फिर से इनको ट्रांसक्रिप्शन करना है तो फिर से किसका सहायता लेना होगा, सिग्मा फैक्टर का, और फिर से कहाँ जाना होगा, प्रमोटर के पास, ठीक है। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया जहाँ कोई प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड है, जो आरएनए बन रहा है उसी में ऐसा सीक्वेंस है जो क्या बनाता है, हेयर पिन बनाता है, और ये हेयर पिन क्या करता है, इनको इस टेम्पलेट से रिमूव कर देता है, ठीक है। दूसरे तरह से आते हैं जहाँ रो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस आते हैं जो सी ए रिच सीक्वेंसेस होते हैं। जब ये सीक्वेंसेस आते हैं और इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ इन सीक्वेंसेस को कहते हैं रट, RUT। और जैसे ही ये सीक्वेंस आते हैं यहाँ एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है रो, और ये प्रोटीन क्या करता है, ऊर्जा कहाँ से लेगा, ATP के ब्रेकडाउन से, और इस RNA पॉलीमरेज को यहाँ से हटा देगा, टेम्पलेट से डिसोसिएशन कर देगा अगेन, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा।